दोस्तों, आज हम यूरिन में ब्लड क्यों आता है और उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्लड इन यूरिन, इसका जो नाम है उसको हम हीमेचूरिया कहते हैं। हीमेट ब्लड, यूरिया यूरिन से संबंधित होता है, यूरिनेशन। तो जब हम यूरिन पास करते हैं तो उसमें ब्लड का आना ये हीमेचूरिया होता है। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी यूरिन में, उसके कलर में और कंसिस्टेंसी में कोई चेंज आ रहा है, तो उसको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यदि यूरिन का कलर लाल है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ब्लड ही होगा। ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और उस मेडिसिन को लेने के कारण से जो यूरिन का कलर है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा डार्क हो गया है या लाल हो गया है। लेकिन यदि विजिबल ब्लड यूरिन में दिख रहा है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कारणों के ऊपर विचार करने के लिए हमको ये जानना आवश्यक है कि जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं बनाने में और बाहर निकालने में। तो सबसे महत्वपूर्ण है दोनों किडनी। सबसे पहले ब्लड जो है वो फिल्टर होता है किडनी में, वहाँ से यूरिन फॉर्मेशन होता है और वो यूरिन दो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में लाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में वो इकट्ठा होता है और जब वो एक निश्चित वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता है तो हमको यूरिन जाने की इच्छा होने लग जाती है और वही यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पुरुषों में इसी के साथ साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो भी इस यूरिनरी सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, क्योंकि यूरेथ्रा का जो एक पार्ट है जिसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, वो यूरेथ्रा से ही होकर के प्रोस्टेट से ही होकर के निकलता है। तो इसके कारणों की चर्चा करने पर हम समझते हैं सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। और इसके साथ साथ शरीर के कुछ ऐसे कारण जो इससे संबंधित नहीं हैं, वो भी इसमें एक कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम किडनी से संबंधित कारकों की चर्चा करते हैं। कारणों की चर्चा में जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड आता है तो सबसे प्रधान जो कारण होता है वो होता है पथरी का होना, कैलकुलस का होना। यूरिनरी कैलकुलस, जैसा कि आप जानते हैं, किडनी में ही उसका निर्माण होता है के द्वारा यूरेटर में लाई जाती है। कैलिसिस में जब तक पड़ी रहती है तब तक पेन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो यूरेटर की तरफ चलती है, मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे पेन होता है। और इसी मूवमेंट के कारण से, इंजरी होने से, जब वो इधर उधर इंजरी करती है तभी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या हुआ? कैलकुलस या स्टोन का फॉर्मेशन। दूसरा कारण है ट्यूबरकुलोसिस। यदि किडनी में ट्यूबरकुलोसिस है तो वहाँ पर ब्लड आ सकता है। और इसमें सबसे मुख्य जो इसका लक्षण होता है, इसमें पेनलेस हीमेचूरिया होता है। यानी कि जो ब्लड आता है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है। तो इसलिए ये इसका एक लक्षण है। जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पेनलेस हीमेचूरिया किस में पाया जाता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस में पाया जाता है। इसके बाद इसके इन्फेक्शंस, किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, वो दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है पाइलोनेफ्राइटिस और एक होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस जो रीनल पेल्विस है, यानी कि किडनी के बाहर का भाग है, उसमें और बीच में। और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है, यानी कि किडनी के बीच का जो भाग है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन होने के कारण से ब्लीडिंग आ सकती है। लेकिन दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में चेहरे पे स्वेलिंग आना बहुत कॉमन होता है और यूरिन में एल्बुमिन भी आती है, और बच्चों में ये मुख्यतया होता है। दूसरा पाइलोनेफ्राइटिस होता है, उसमें बर्निंग मिक्चुरेशन हो जाती है, यानी कि यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन के साथ यदि आ रहा है तो आप इन्फेक्शन समझ सकते हैं। और इस इन्फेक्शन का एक कारण वहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स का बने रहना, ऐसे फोकस का बने रहना जहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होता हो, तो वो दोनों भी आपस में जुड़े होते होते। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे हो गई। इसके बाद आता है कैंसर का होना। यहाँ पे दो प्रकार के कैंसर होते हैं। मुख्यतः इस कैंसर को हम रीनल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। और यहाँ पे दो प्रकार के, जिनमें नेफ्रोब्लास्टोमा और हाइपरनेफ्रोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा जैसा कि ब्लास्ट सेल से होता है बचपन में, बचपन से ही ये होता है। और हाइपरनेफ्रोमा जो कि लेटर एज में होता है। तो कैंसर की होने की वजह से भी प्रोफ्यूज मात्रा में उसके रप्चर होने से ट्यूमर की ब्लीडिंग आ सकती है। ये भी एक इसका कारण होता है। किडनी में किसी भी प्रकार की इंजरी होना, चोट लगना, बैक पे बहुत ज़ोर से कोई ब्लंट इंजरी होना,
उसके कारण से, या स्टैब इंजरी होना उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की लेटर अवस्था में, शुरुआत में इसमें नहीं होती, क्योंकि जो सिस्ट बनती है यहाँ पे यूजुअली वो हेमरेजिक नहीं होती हैं और उसमें हेमरेज होने का चांसेस बहुत रेयर होता है। तो इसलिए पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के लास्ट स्टेज में जो है हीमेचूरिया देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो ऐसे ट्यूमर हैं जो कि कैंसर के नहीं हैं, उनमें भी देखने को मिलता है, जिसमें कि पैपिलोमा मुख्यतया है। जो छोटी-छोटी ग्रोथ्स पैपिलोमा टाइप बन जाती है, उसमें भी ब्लीडिंग हो जाया करती है, जो कि क्रोनिक रीनल फेलियर के केसेस में देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ किडनी से संबंधित कुछ ऐसे कारण हैं जो हीमेचूरिया के लिए कारक का रूप लेते हैं। अब इसके बाद आता है यूरेटर। तो जब हम यूरेटर में कॉजेज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर 2 कारण बहुत मुख्यतया मिलते हैं। पहला तो कैलकुलस ही है, यानी कि स्टोन है। यूरिनरी स्टोन या यूरेटर में स्टोन होना मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण कारण है यूरिन में ब्लड आने का। इन्फेक्शन और ये स्टोन 2 कारण को मैक्सिमम यही केस देखने को मिलते हैं। तो एक तो स्टोन हो गया, और दूसरा जो कारण होता है यूरेटर में किसी प्रकार का पैपिलोमा या ग्रोथ का बन जाना। तो उस ग्रोथ पे भी जब स्टोन वहाँ से पास होता है, या नॉर्मली भी इन्फेक्शन होता है, या नॉर्मली भी यूरिन या उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना एक सामान्य बात होती है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रोथ होती है, जिनको पॉलिप कहते हैं, या कई बार मैलिग्नेंसी तो बहुत कम देखने को मिलती है, यदि वो हो तो उसमें भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में भी स्टोन ही एक महत्वपूर्ण कारण होता है। ये मतलब महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, यदि यूरिनरी ब्लैडर में किसी प्रकार की ट्यूबरकुलोसिस है, और साथ ही साथ यदि वहाँ पे किसी प्रकार का बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मतलब कि कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों प्रकार की जो ग्रोथ होती है, मुख्यतः यहाँ पे पॉलिप बहुत कॉमन होते हैं, ब्लैडर में पॉलिप बन जाते हैं। इनमें से बर्निंग मिक्चुरेशन, बार-बार यूरिन का आना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना और ब्लीडिंग का होना एक सामान्य या कॉमन सी बात होती है। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन का होना, एक्यूट सिस्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं, और अनेक बार ये देखने को मिलता है कि ये जो एक्यूट सिस्टाइटिस होती है, इसी के साथ-साथ यूरेथ्राइटिस यानी कि आगे यूरेथ्रा जो होता है, उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। दोनों इन्फेक्शन साथ-साथ कई बार देखने को मिलते हैं। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में यूजुअली हेमेचूरिया नहीं होता है, वहाँ पे केवल बर्निंग ही होती है, लेकिन जब बाहर म्यूकोज़ा में फ्रेजिलिटी या अल्सर बन जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और इसके अलावा जब भी स्टोन यूरेथ्रा से पास होगा, तो वहाँ भी कॉमनली ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और यूरेथ्राइटिस के केसेस में, यूरेथ्राइटिस 2 प्रकार की होती है। एक तो गोनोकोकल, जो गोनोकोकस जिसको हम सुजाक कहते हैं, और दूसरा नॉन गोनोकोकल, ये सुजाक के अलावा कई कारणों से होती है। इसमें भी यूरेथ्रल जो म्यूकोज़ा होती है, वो फ्रेजाइल होकर इंजरी होकर के वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। साथ ही साथ एक बीमारी होती है जिसको हम बिल्हार्ज़ियसिस कहते हैं, उसमें भी ब्लीडिंग देखने को मिल जाती है। और अब एक क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। एक कंडीशन होती है अपेंडिसाइटिस, जिसमें अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आती है, जिसको अपेंडिसाइटिस बोला जाता है। तो यदि ये रेट्रोसिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ये पेल्विक अपेंडिक्स है, पेल्विस की तरफ आ रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि ये अपेंडिक्स पेरिटोनियम के भी अंदर की तरफ होता है, बीच में पेरिटोनियम, और इसके पीछे जस्ट यूरेथ्रा होता है, यानी कि लगभग बीच में एक पेरिटोनियम होती है। यदि किसी कारण से अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो गया है, वो अपेंडिसाइटिस हो गई है, तो उस केसेस में भी वो यूरेटर को इरिटेट करके ब्लीडिंग आ जाती है, हेमेचूरिया आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अनेक बार हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि अपेंडिसाइटिस, यदि पेल्विक अपेंडिसाइटिस है, तो वहाँ भी हेमेचूरिया हो सकता है। बहुत ये एक कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसके अलावा ऐसी बहुत सारी जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जैसे डेंगू फीवर है, जैसे मलेरिया में भी जो है देखने को मिलता है ब्लीडिंग, और इसके साथ-साथ ही जो है स्क्रब टाइफस आदि जो डिज़ीज़ हैं, इनमें भी जो जनरल डिसऑर्डर होते हैं, साथ ही साथ ब्लड के डिसऑर्डर जैसे ल्यूकेमिया है, और स्वभावतः ही प्लेटलेट का कम हो जाना, जिसको हम आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा कहते हैं, उसमें भी जो है पेशाब से ये ब्लड निकलना बहुत कॉमन सी बात होती है। तो ये कुछ कारणों की चर्चा यहाँ पे हुई। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो ट्रीटमेंट डायग्नोसिस से पहले 2 काम किए जा सकते हैं। एक तो ब्लड को रोकने की मेडिसिन्स जो होती हैं,
जो कोगुलेंट्स होते हैं उनका यूज किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और अधिकांश केसेस में 80 से 90% केसेस में ये देखा जाता है कि इन दोनों दवाइयों का प्रयोग करने से ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन फिर भी यूरिन की जांच की जानी चाहिए कि उसमें जो है आरबीसी आ रही हैं या उसका कलर ऐसे ही चेंज हो रहा है। जैसा मैंने बताया था कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, जैसे रिफाम्पिसिन होती है, उससे ऑरेंज हो जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से हो जाता है, चेंज हो जाता है, और भी कई सारी मेडिसिन होती हैं। साथ ही साथ पेन किलर्स लेने के बाद भी कई बार हेमेचूरिया आ जाता है। तो उसकी जो डिजीज़ हिस्ट्री है और उसमें कौन-कौन सी मेडिसिन वो नॉर्मली पेशेंट ले रहा है या ले रही है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यूरिन एग्ज़ामिनेशन अवश्य कराना चाहिए, यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन भी होना चाहिए, यूरिन कल्चर भी होना चाहिए, और एक अल्ट्रासाउंड भी अवश्य ही किया जाना चाहिए। इन 3 कारणों से, इन 3 टेस्ट से हम लगभग-लगभग सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। डायग्नोसिस होने के बाद उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, वो आसानी से किया जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये जो मेरा टॉक है ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।